तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 4 चार्टर एक्ट और आए थे। देयर वर 4 चार्टर एक्ट्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो वर्ड चार्टर आ जाए, चार्टर एक्ट का यहाँ बेसिकली मीनिंग है कि ये जो एक्ट आ रहा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को या तो उसको कोई पावर देने के लिए आ रहा है, या उसकी पावर ली जाएगी या पावर दी जाएगी, उसकी लाइफ आगे बढ़ाई जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अगले समय के लिए काम कर सकती है, या और उसको पावर दी जाएगी कि उसको क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। तो ये 4 चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे अभी, जिसमें से पहला है 1793 का चार्टर एक्ट। नाउ सबसे पहले है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये 1793 में ये चार्टर एक्ट आया था। उस समय जॉन शोर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जब ये आया था। ये हम थोड़ा हिस्ट्री से इसको कोरिलेट करते जाएंगे। नाउ इस एक्ट में एक खास बात ये थी कि जो होम गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड में बैठती थी, होम गवर्नमेंट का मतलब है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेगुलेटिंग एक्ट ने बनाया था, पिट्स इंडिया एक्ट ने बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स, उसके एम्प्लॉयज, इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कुछ वहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हैं, ऐसे कुछ लोगों को हम होम गवर्नमेंट बोलते थे, जो इंग्लैंड में बैठ के इंडिया का शासन वहां से चलाते थे। यहाँ पे तो गवर्नर जनरल बैठा है और ऑफिसर्स बैठे हैं, लेकिन इंग्लैंड से कौन बैठा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर बैठे हैं या एम्प्लॉयज बैठे हैं जो वहां से काम कर रहे हैं। वो बैठे इंग्लैंड में, दे वर इन इंग्लैंड। उनको सैलरी देना या तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है या इंग्लैंड गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि वो इंग्लैंड में बैठे हुए, लंदन में बैठे हुए हैं। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया कि उनकी जो सैलरी है वो इंडियन खजाने से ली जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से ली जाएगी। यानी इट नाउ दे वुड बी पेड फ्रॉम इंडियन एक्सचेकर रेदर देन ब्रिटिश एक्सचेकर। यानी उनको इंडियन रेवेन्यू में से, जो इंडिया से रेवेन्यू आएगा, इंडिया खजाना होगा, उसमें से दीजिए। एक तरह से तरीका था इंडिया के पैसों को इंग्लैंड की इकोनॉमी में शिफ्ट करने का। ऐसे छोटे छोटे कई तरीके उन्होंने बना रखे थे जिससे ये इंडिया की इकोनॉमी में से वेल्थ को निकाल के ब्रिटिश इकोनॉमी में डाल देते थे। एक आगे जाके हम एक इनके ऑफिसर आए हैं, कर्नल स्लीमैन। इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो एक स्पॉन्ज की तरह है, स्पॉन्ज की तरह है। जैसे किसी स्पॉन्ज को पानी में डुबोते हैं फिर कहीं और जाके निचोड़ देते हैं, वैसे ही है कि हम ब्रिटिश इकोनॉमी का सिस्टम स्पॉन्ज की तरह है। हम गंगा में डुबोते हैं और थेम्स नदी जो लंदन के किनारे है वहां पे निचोड़ देते हैं। यानी इंडिया के रिसोर्सेज को बड़ी चालाकी से इंडिया से निकाल के इंग्लैंड के खजाने में डाल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 रहेगा इसमें। फिर दूसरा आ गया चार्टर एक्ट 1830, वो पढ़ते हैं अभी। नाउ चार्टर 1813 आ गया। इस एक्ट ने 20 इयर्स के लिए कंपनी को लाइफ दे दी कि आप कंपनी इंडिया में 20 इयर्स और शासन कर सकती है। चार्टर एक्ट 1793 में भी 20 इयर्स दी थी, हर बार 20 इयर्स लाइफ दी जाती थी। इस एक्ट में 20 इयर्स लाइफ दे दी। इस एक्ट ने दूसरा क्या किया, सबसे मेन बात थी, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी। मोनोपोली वाज एंडेड बाय दिस एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी, एक्सेप्ट दो चीजों को छोड़ के।
टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना चाइना के साथ ट्रेड और ट्री के अंदर जो ट्रेड है, यानी चाय पत्ती का व्यापार और चाइना के साथ जो व्यापार करना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। बाकी सब एरियाज में, सब फील्ड में अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म, यानी और भी इंग्लैंड से कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं, अब उनकी मोनोपोली नहीं है और यहाँ पे वो बिजनेस कर सकती है। यानी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी और कंपनीज आ जाएंगी, लेकिन अभी दो चीज में नहीं आएगी। चाइना के साथ, चाइना में कोई कंपनी नहीं जाएगी जो चाइना के साथ ट्रेड होगा, और टी ट्रेड को छोड़ के। तीसरा इसमें एक बड़ी बात थी कि पहली बार कंपनी ने इस एक्ट में, कंपनी के थ्रू सरकार ने प्रण किया था कि 1 लाख रुपया एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए खर्चा जाएगा, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, यानी एजुकेशन पे खर्च किया। इससे पहले अंग्रेजी सरकार ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने कभी भी एजुकेशन में कोई भी जिम्मेदारी नहीं की थी, ली थी आज तक। वो जिम्मेदारी आम लोगों की थी, मंदिर के किसी पंडित जी की थी, गुरुद्वारे में किसी पाठी की थी, या इस्लाम में किसी मौलवी की थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार की नहीं थी। तो ये तीन चीजें इसमें थी कि 1813 का चार्टर एक्ट में तीन चीजें थी, तो ये याद रखनी है। हालांकि वो 20 साल 1 लाख रुपए खर्च नहीं हुआ, वो बाद में जाके खर्च हुआ, आगे जाके पढ़ेंगे कैसे खर्च हुआ। नाउ ये तीन चीजों को याद रखिएगा, मेन है। चौथी इसमें एक और भी चीज थी कि इसने जो गवर्निंग बॉडी थी इनकी, जो काउंसिल थी, उसके मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के मेंबर कम कर दिए थे इसने, चार्टर एक्ट ने। एक तरह से उसको एक जब चार्टर एक्ट टी ट्रेड ऑफ चाइना में खत्म कर दिया, तो अब कंपनी का रोल क्या रह गया इंडिया में? कंपनी का रोल क्या क्या रह गया? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, मैनेजमेंट करना ही रह गया था, और कोई काम बचा नहीं था। बिजनेस उसका इंडिया में खत्म कर दिया गया। फाइन, तो ये मेन चीज थी। हालांकि थोड़ा बहुत बिजनेस कर सकती थी वो चाय पत्ती का, लेकिन एक तरह से खत्म ही हो गया। 1833 के एक्ट में तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया चाय का व्यापार भी और चाइना के साथ ट्रेड हुई। फिर तो कंपनी सिर्फ इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के लिए रह गई थी। फाइन, अगला एक्ट आया फिर 1833 का चार्टर एक्ट, तो 20 इयर्स के बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस एक्ट में, इस एक्ट को हम बोलते हैं द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड एक्ट, क्योंकि इस एक्ट ने ज्यादातर सेंट्रल लेवल पे पावर दे दी थी, स्टेट प्रोविंसेस लेवल पे पावर खत्म कर दी थी। इवन जो प्रोविंसेस थी, बॉम्बे, मद्रास, या और भी, बॉम्बे थी, मद्रास थी, और स्टेट्स आ गई थी, अब उन सब की प्रोविंसेस को अबॉलिश कर दिया था। कोई प्रोविंस में कोई काउंसिल थी ही नहीं, अपना कोई गवर्नर था, कोई काउंसिल थी। काउंसिल नहीं थी, गवर्नर एक ऑफिसर बन के रह गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल के ऑर्डर लेगा ऊपर से, इसलिए इसको सेंट्रलाइज एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट में कई काम थे। नंबर 1, इसने कंप्लीट मोनोपोली खत्म कर दी थी, कंप्लीट मोनोपोली ऑफ कंपनी एंडेड, यानी चाय पत्ती का व्यापार भी खत्म कर दिया और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो भी खत्म कर दिया, दोनों ही खत्म कर दिए थे, अबॉलिश कर दिए थे। अब वो कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, पॉलिटिकल मैटर देखेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर देखेगी। ये पहली लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। और मैंने पहले बता दिया कि कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या एक पॉलिटिकल बॉडी रह गई थी, चाय पत्ती का व्यापार बचा था वो भी खत्म कर दिया। इसमें खास दूसरी एक बात थी, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एलिवेट कर दिया, अब उसको बोलना शुरू हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि बंगाल वर्ड इरेलीवेंट था।
क्योंकि अब इंडिया का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पास था, कंपनी के पास था, तो अब उसको गवर्नर ऑफ इंडिया बोलना चाहिए था। तो इस तरह से गवर्नर ऑफ इंडिया एक वर्ड आ गया। जैसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, मैं उसको जी लिख रहा हूँ, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थे, क्योंकि बेंटिक का पीरियड 1828 से 1833 तक ही माना जाता है, और 35 तक माना जाता है, सॉरी। और इसमें अराउंड 2 साल ही उसने गवर्नर ऑफ इंडिया बताए थे, बाकी गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में ही काम किया था। हालांकि गवर्नर ऑफ इंडिया के पास बंगाल के गवर्नर की जिम्मेदारी भी थी। वो गवर्नर ऑफ इंडिया होने के साथ साथ बंगाल का गवर्नर भी रहेगा, बाकी स्टेट्स के प्रोविंसेस के अलग से गवर्नर थे ही, तो उसको बंगाल की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उससे मुक्त नहीं किया गया था। दूसरी इसमें बात थी कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक लॉ कमीशन बिठाया गया था जो इंडिया के लिए लॉ बनाएगा, और एक लॉ मेंबर की नियुक्ति, लॉ मेंबर वाज अपॉइंटेड इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल। गवर्नर जनरल की काउंसिल में वो एक लॉ मेंबर बना दिया गया था। बाद में गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो लॉ मेंबर बनाया गया उसका नाम था मकौले। मैं बताया काउंसिल थी, अब काउंसिल मेंबर बढ़ते जा रहे थे और मेंबर भी बढ़ गए थे, तो ये वैसे ये 5th मेंबर थे एडिशनल जो माने जाते हैं, और फर्स्ट लॉ मेंबर थे जो लगाए गए। तो मकौले एक तरह से इसका काम क्या था, ये लॉ कमीशन को देखेगा, लॉ मेंबर बनेगा और इंडिया में अब लॉ बनाएगा, लॉ मेकर था। आज तो हमारी लॉ पार्लियामेंट बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट की विधानसभा। उस समय ये लॉ मेंबर बनाएगा, और काउंसिल जो होती थी, जो उस समय कैबिनेट के टाइप की छोटी सी बॉडी, उसमें वो पेश करेगा, अगर काउंसिल एग्री हो जाएगी तो लॉ बन जाएगा। आजकल के लॉ मिनिस्टर की तरह एक तरह से सिंगल मैन लेजिस्लेचर था, ये बन गया। बाद में मकौले ने मकौले मन्यूट भी स्टैब्लिश किया था, मकौले मन्यूट। मकौले मन्यूट भी स्टैब्लिश किया था, इसके बारे में बाद में हम पढ़ ही चुके हैं हिस्ट्री में इसके बारे में। लॉ मेंबर की अपॉइंटमेंट 1833 चार्टर एक्ट ने की, जिसमें लॉ मेंबर पहला कौन बना, मकौले बन गया था। मकौले की लॉ मेंबर की लॉ कमीशन की जो जिम्मेदारियां थी, इंडिया में नए नए लॉ कोडिफाई करना, लॉ इम्प्रूव करना, बनाना, ये काम था। इस एक्ट में कुछ बातें और भी थी, या नहीं लिखी, मैं ये साइड पे लिख रहा हूं। इस एक्ट ने इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ठीक किया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ठीक किया था। यानी नाउ इंडियंस वर अलाउड टू बी अपॉइंटेड ऑन हायर सर्विसेज। अब इंडियंस को हम हायर सर्विसेज पे अपॉइंट कर सकते थे, यानी अब इंडियंस आईसीएस बन सकते थे, आईएएस ऑफिसर आजकल के, तब इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे। वो जजेस लगा सकते थे, यानी पीसीएस ऑफिसर, पीसीएस जुडिशियल, या और ग्रुप बी ऑफिसर जो होते थे जितने भी, या ग्रुप ए ऑफिसर जो होते थे, तो वहां पे इंडियंस को लगाया जा सकता था। लेकिन उनको सिर्फ इंडियंस को भी सिर्फ नॉमिनेट किया जाएगा, दे वर ओनली टू बी नॉमिनेटेड, नॉट अलाउड टू सिट इन एग्जाम। एग्जाम में नहीं बैठ सकते, जैसे आजकल तो आप एग्जाम देते हो, बैठते हो, तब भी एग्जाम होता था आईसीएस का, आईएएस का, तब आईसीएस बोलते थे, लेकिन वो लंदन में होता था। लेकिन इंडियंस को एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं थी, कि लंदन में जाके बैठ जाए, ये भी परमिशन नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी। तो लंदन में नहीं, अंग्रेज ही बैठेंगे, इंग्लिश यूरोपियंस बैठेंगे, उन्हीं को इंडिया में आईसीएस लगाया जाएगा। लेकिन इस एक्ट ने पहली बार 33 के एक्ट ने किया था कि इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया, इट एंडेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। नाउ इंडियंस वर टू बी अपॉइंटेड ऑन हायर सर्विसेज लाइक आईसीएस, जजेस वगैरह, लेकिन ओनली टू बी नॉमिनेटेड, प्रमोशन करके या नॉमिनेट करके बना सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, यानी एग्जाम दे के नहीं वो आ सकते अभी।
फिर बाद में विलियम बेंटिक ने इंडियंस को सबसे पहले जजेस लगाया था और रुपीज 750 एनुअल सैलरी पे लगाया गया था। आईसीएस के फाउंडर मानते हैं हम कॉर्नवालिस को, जिसने इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं। उसने ही रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट तैयार किया था कि इंडियंस को हायर सर्विस में नहीं लगाएंगे। 1833 के एक्ट ने वो खत्म कर दिया और विलियम बेंटिक ने पहली बार लगाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि हमसे कोई दया आ गई थी, इसलिए किया गया था बिकॉज दे वांटेड टू मैनेज इकोनॉमी। उनको अपने बजट को मैनेज करना था, क्योंकि इंडियन जजेस, इंडियन ऑफिसर्स उनको सस्ते पड़ते थे। अगर एक जज 750 में 750 रुपीज पे हायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कोई अंग्रेजी जज होता तो वो तो 5-10 हजार रुपये साल में, उस समय का बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इकोनॉमी मैनेज करने के लिए पैसे के लिए किया गया था, ना कि हमारे लिए किया गया था। इस एक्ट ने सदर अदालतें बनाई थी, सदर कोर्ट्स, जो एक तरह की प्रोविंशियल कोर्ट्स की तरह थी, जो लोकल कोर्ट से ऊपर थी और सुप्रीम कोर्ट के नीचे थी। एक ही थी इलाहाबाद में, आजकल प्रयागराज बोलते हैं इलाहाबाद को, वहां पे। इसका मतलब था कि अब मान लो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में, अब लोकल कोर्ट में केरला में किसी के लोकल कोर्ट में गया, संतुष्ट नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट सब होती नहीं थी, तो क्या करें, तो उन्होंने एक बीच वाला लेवल बना दिया कि इलाहाबाद में एक तरह का एक सदर कोर्ट बना दी, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे थी, लोअर कोर्ट से ऊपर थी, आजकल की हाई कोर्ट की तरह, और हाई कोर्ट का नाम नहीं दिया। तो लोग जो दूर हैं, जो कलकत्ता नहीं पहुंच सकते, वो एक सेंट्रल प्लेस पे आ सकते हैं इलाहाबाद तक, पंजाब से, हरियाणा से, या पाकिस्तानी जो एरिया वो भी इंडिया था तब, वहां से, लाहौर से, मान लो सिंध से, पेशावर से किसी ने आना है, तो उनको आधा डिस्टेंस कर दिया। चलो सुप्रीम कोर्ट ना जाओ, सदर कोर्ट में अपील कर दो, ताकि आपका डिस्टेंस बचे, आपका टाइम बचे। बाद में तो हाई कोर्ट से आ गई हर जगह पे। तो ये इसमें एक खास चीज थी। तो ये हमने पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने भी कंपनी को 20 इयर्स की लाइफ दे दी थी कि 20 साल और काम कर लो इंडिया में। उसके बाद आखिरी चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833। ये एक्ट डलहौजी के टाइम पे पास हुआ था, जब डलहौजी इंडिया में एक गवर्नर बने, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं इसको। इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे कंपनी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर कम कर दिए। यस 1853, सॉरी ये 53 है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कम कर दिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस कर दी थी, मेंबर रिड्यूस कर दिए थे। ये हम 53 वाला ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। प्लस लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की काउंसिल का फुल मेंबर बना लिया, पहले वो एडिशनल मेंबर था, वो बना दिया गया। प्लस इसमें एक और चीज थी, इसमें अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। दिस एक्ट ऑल्सो फ्रेम्ड एडिशनल काउंसिल दैट इज कॉल्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, ध्यान से समझिएगा, जरा मैं एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे। गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल है। अब इस काउंसिल के दो पार्ट कर दिए गए इस एक्ट में। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले वाले काम करेगी जैसे पहले काउंसिल काम करती थी, लेकिन इसमें से एक पार्ट अलग कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, अब लॉ बनाएगी। इसके 5 मेंबर्स नियुक्त कर दिए गए थे, और लॉ मेंबर को इसका फुल फ्लेज मेंबर काउंसिल का बना के और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड बना दिया गया था कि 4-5 मेंबर मिलकर अब लॉ बनाएंगे। यानी लॉ मेकिंग एजेंसी नाउ वाज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लॉ, अब ये इसका काम था लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी बन गई काउंसिल। नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस लॉ को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो जो आज हमारी पार्लियामेंट है, वही हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल आज बड़ी होकर हमारी पार्लियामेंट बन गई है।
अब उसके 2 हाउस हो गए हैं, एक लोकसभा राज्यसभा, पहले वो सिर्फ 5 मेंबर की थी। आज भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है लेकिन एग्जीक्यूट हमारी कैबिनेट और पीएम करते हैं। तो ऐसे ही तब ये छोटी काउंसिल बन गई, पहले सिर्फ लॉ मेंबर, अब काउंसिल, एम्पेयर इलेक्शन काउंसिल, अब ये लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये इसकी खास बात थी। फाइन। नाउ इस एक्ट में एक और ही बात थी आज कि इंडियंस को पहली बार अलाउ कर दिया गया था। नाउ इंडियंस वर अलाउड टू सिट इन आईसीएस एग्जाम। इंडियंस अब आईसीएस एग्जाम यानी आजकल का आईएएस एग्जाम दे सकते हैं, वो पेपर में बैठ सकते हैं। जैसे हम लोग आज आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो, वैसे ही तैयारी करके पेपर में बैठ सकते हो। बट आर्नी वाज, नाउ जो कैंडिडेट पेपर देना चाहता है वो पेपर लंदन जाके देगा, इंडिया में पेपर नहीं होगा। ही और शी हैज टू ट्रेवल लंदन, stay over there, have preparation, and then had to sit over exam in there only. उसको वहीं जाके एग्जाम में बैठना होगा। इंडिया में पेपर नहीं हुआ। इंडिया में पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आगे पढ़ेंगे, बड़े सालों बाद इंडिया में अलाउ किया गया कि इंडिया में पेपर होगा। तब दिल्ली में पेपर होता था। 1920 में जो पेपर हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, लंदन के साथ साथ सेम डेट पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने अलाउ किया था। इस एक्ट ने ये कर दिया कि पेपर जो है लंदन जाके दे दो। तो कहाँ कोई जाके दे सकता था लंदन? हम तो आज भी, हमें आज कोई बोल दे दिल्ली जाके पेपर दे दो, या तो लोगों का चंडीगढ़ सेंटर बन जाता तो लोग कहते यार बड़ी मुश्किल होगी, देना पड़ेगा पेपर वहां जाके, या पटना सेंटर बन गया, इलाहाबाद बन गया, या कोई जलंधर अमृतसर बन गया, या कोई और शहर। और दिल्ली में आज भी लोगों के लिए रहना मुश्किल है, बड़े लोग जाते हैं नो डाउट आज भी, लेकिन सारे आज भी बड़े लोग जो है वो अपना दिल्ली जाके पेपर नहीं दे सकते, वहां रह नहीं सकते, क्योंकि जॉब्स हैं, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कई बार ये तो ऑनलाइन ने मौका दे दिया कि लोग आज घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो लंदन में जाके कैसे हम पढ़ेंगे? इट वॉज ए वेरी टफ जॉब। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये प्रोविजन मिलने के बाद इस एग्जाम को लंदन जा क्लियर किया, ही वॉज एस एन टैगोर। एस एन टैगोर 1864 का जो आईसी एग्जाम लंदन में हुआ, उसमें ही गॉट सिलेक्टेड एंड फर्स्ट इंडियन टू क्लियर आईसीएस एग्जाम। ही बिलोंग टू टैगोर फैमिली, रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली के ही है। टैगोर फैमिली थोड़ी गॉड गिफ्टेड फैमिली, जो हर फैमिली मेंबर किसी न किसी टैलेंट से भरे हुए, वैसे ही बाद में 1920 का एग्जाम हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय टॉप किया एग्जाम में, वन ऑफ द टॉप रैंकर थे वो सुभाष चंद्र बोस, जो बाद में 2-3 साल के लिए उन्होंने सर्व भी किया अंग्रेजी सरकार को, लेकिन बाद में ही रिजाइंड कि मैं अंग्रेजी सरकार को सर्व नहीं करूंगा। वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। उनके गुरु थे सी आर दास। सी आर दास उन दोनों कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुने गए थे, और सुभाष चंद्र बोस उनके नीचे के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे म्युनिसिपल, जो आईसी एग्जाम थे। तो उनसे प्रेरणा मिली, उनके इन्फ्लुएंस में आए, और 2-3 साल बाद ही शायद उन्होंने रिजाइन कर दिया, और बाद में वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। बाद में उनको पता ही उनके बारे में। तो ये 1853 के चार्टर एक्ट की कुछ बातें थी। इस एक्ट ने एक और काम किया, गवर्नर जनरल को बंगाल की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी गवर्नर बनता था वो बंगाल का गवर्नर होता ही था, चाहे गवर्नर ऑफ बंगाल था तो उसके पास बंगाल की जिम्मेदारी तो थी ही। इवन गवर्नर ऑफ इंडिया जो बना विलियम बेंटिंग पहली बार, उसके बाद जो भी बने, उनके पास भी बंगाल का चार्ज था एज ए गवर्नर। इस एक्ट ने कहा कि अब गवर्नर ऑफ इंडिया को बंगाल के गवर्नर के चार्जशिप से मुक्ति, अब वो सिर्फ ओनली इंडिया देखेगा, और बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, जो गवर्नर जनरल के नीचे ही काम करेगा। यानी अब उसके पास वो रियल गवर्नर जनरल बना था। तो डलहौजी के टाइम पे ये हुआ था। डलहौजी वाज फर्स्ट रियल गवर्नर जनरल बोलते हैं उसको, क्योंकि उससे एडिशनल चार्ज बंगाल का ले लिया गया था। अब वो फ्री हो गया था, पूरे इंडिया पे बंगाल की अलग से जिम्मेदारियां उसके पास नहीं थी। आई होप मैं आपको समझाने में सफल हो पा रहा हूँ। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
तो ये 4 चार्टर एक्ट आए। इस एक्ट ने कंपनी को 20 इयर्स की और लाइफ नहीं दी, 20 इयर्स नॉट प्रोवाइडेड, 20 ईयर की और पावर नहीं दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कंपनी समझी कि हमें आगे लाइफ नहीं दी गई है इस एक्ट ने, तो हमारे गिनती के 2-4 साल है, कंपनी को जैसे पहले ट्रेड से मुक्त किया गया, ट्रेड उनसे लेके भगाया गया, ऐसे ही पोलिटिकल पावर भी उनसे लेके यहाँ से चलता किया जाएगा, ये कंपनी समझ चुकी थी। अभी इसी प्रोसेस में, इसी भागदौड़ में थे कि 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया, जो हम पढ़ ही चुके हैं हिस्ट्री में। फाइन। और अब रिवोल्ट हो गया। इस रिवोल्ट के बाद कंपनी को इंडिया से भगा दिया गया, आपको पता ही है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। ये एक्ट जो था, रिवोल्ट के बाद आया, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा दिया और यहां पे कंपनी रूल खत्म हो गया और क्राउन रूल शुरू हो गया। क्राउन रूल शुरू हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि थोड़ा आपका डाउट अभी पूछा है आपने ईशा जी की, फर्स्ट कौन है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको विलियम बेंटिक आंसर देना है, वही है सही आंसर। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आपको पूछे कि फर्स्ट रियल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो फिर आप डलहौजी आंसर देंगे उसका। वो वैसे भी पूछ सकता है कि किस एक्ट ने गवर्नर जनरल को बंगाल की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया था, या उसकी जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया था, तो आप लिखेंगे 1853 चार्टर एक्ट। तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। एम आई क्लियर? सो अब एक्ट पास हो गया 1858 का, एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट ने, क्योंकि रिवोल्ट हम पढ़ चुके हैं, हम रिवोल्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। इस एक्ट ने, चाहे रिवोल्ट मैनेज हो गया था, अंग्रेजी सरकार कंट्रोल कर गई थी, लेकिन फिर भी मुश्किलें उनको आई थी, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से फ्री कर दिया, इंडिया से एक तरह से अबॉलिश कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट बैक टू इंग्लैंड, कि आप इंग्लैंड में जाओ, वहां से अपना बिजनेस करो। पोलिटिकल पावर भी उसकी जो थी वो ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी है, और आज भी एक इंडियन गुजराती है, 2009 में अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, संजीव गुप्ता नाम के एक पर्सन ने शायद इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया था, एक इंडियन ने, जो वहीं पे बसे हैं इंग्लैंड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब ये कंपनी ईस्ट इंडिया पे एक इंडियन का राज है। उस समय कंपनी पोलिटिकल मैटर में इन्वॉल्व थी, वो भी खत्म कर देगी। उसके बाद ये सिर्फ इंग्लैंड में एक बिजनेस हब थी, बिजनेस कंपनी बन के रह गई थी। यानी कंपनी रूल खत्म हो गया, कंपनी रूल एंडेड हियर बाय दिस एक्ट। कौन से एक्ट से? 1858 के एक्ट से। ये 1858 का एक्ट है, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलते हैं। एंड क्राउन रूल स्टार्टेड। अब क्राउन रूल स्टार्टेड मतलब अब कंपनी खत्म कर देगी, चला देगी। अब इंग्लैंड की डायरेक्ट सरकार, इंग्लैंड गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडिया में रूल करेगी। यानी वहां की जो क्वीन थी, उस समय क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, तो क्वीन के नाम पे शासन होगा वहां पे। क्वीन या किंग को बोलते हैं क्राउन, तो क्राउन रूल चलेगा। इसीलिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 कंपनी रूल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, एंड क्राउन रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हम मानते हैं 1757 से 1858। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया, उसने कंपनी रूल खत्म कर दिया। अब शुरू हो गया 1858 से 947 तक क्राउन रूल। तो क्राउन रूल को हम कहां तक मानेंगे? 1858 से 947 तक। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी में सिर्फ ब्रिटिश एम्प्लॉयज थे इंग्लैंड में, लेकिन इंडिया में आके उन्होंने कुछ इंडियन एम्प्लॉय भी रख लिए थे। जैसे राजा राम मोहन राय भी इंडिया में एम्प्लॉय हुआ करते थे। शुरुआती
स्टेज पे तो इनिशियल स्टेज पे तो नहीं रखे थे, धीरे धीरे करके ग्रुप डी और सी सर्विसेज में क्लरिकल जॉब पे इंडियंस को लगा लिया गया। और बाद में जब इंडियंस को अलाउ किया गया हायर सर्विसेज के लिए 1833 के एक्ट ने और 1853 के एक्ट ने अलाउ किया कि जाके निज़ाम में बैठ सकते हैं, तो उसके बाद कुछ नॉमिनेटेड मेंबर या कुछ और मेंबर आ गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी में हायर सर्विसेज पे आ गए, पर बहुत ज़्यादा नहीं आए, फाइन, बड़े कम लोग आए, थोड़े बहुत इंडियंस थे उसमें, वो भी काफ़ी लेटर स्टेज पे आए। तो दो हिस्सों में रूल बट गया। कंपनी रूल मानते हैं एक तो हमने 57 से 58, क्राउन रूल मानते हैं 58 से 947, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हुआ था 1858 से। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट में और भी चीजें थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, इस एक्ट में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। पोर्टफोलियो यानी अब पोर्टफोलियो तक जो काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो अलग होगी, उसका काम था लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर की, अब उसमें क्या डाल दिया, पोर्टफोलियो, मतलब डिपार्टमेंट सब बांटे जाएंगे। हर मेंबर को अपने डिपार्टमेंट असाइन किए जाएंगे। जैसे आज पीएम क्या करते हैं, अपने कैबिनेट मेंबर को पोर्टफोलियो बांटते हैं, कहते हैं जी आप हेल्थ मिनिस्ट्री देखो, एक बंदा हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री देख रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, एक लॉ मिनिस्टर है, एक होम मिनिस्टर है, एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, ऐसे सीएम भी करते हैं। यानी उन्होंने पोर्टफोलियो बांट दिए, यानी पूरी कैबिनेट इकट्ठा मिलकर सारा डिपार्टमेंट नहीं संभालेगी, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे नहीं देखेंगे, हर बंदे की जिम्मेदारी फिक्स कर दी। इसको बनते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। आ गया, हर बंदे के पास एक पोर्टफोलियो है कि तुम क्या काम करोगे। तुम्हारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा या मिनिस्ट्री रहेगी, प्लस तुम साथ में ये काम करोगे, पोर्टफोलियो साइन कर दिया कि तुम इतने इतने काम करोगे, यानी डेजिग्नेट कर दिया आपके काम, एक स्पेसिफिक आपकी ड्यूटी दे दी। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे आज भी पोर्टफोलियो सिस्टम है, हर मंत्री को काम दिया था कि तुम्हारा काम ये है, ये पोर्टफोलियो देती तुम्हें। जो पोर्टफोलियो सिस्टम आया ये 1858 के एक्ट से आया। अब क्वेश्चन ये था कि मैंने बताया कि क्राउन रूल आ गया, अब इंडिया को इंग्लैंड सरकार रूल करेगी, कैसे रूल करेगी। तो इस एक्ट ने कहा कि इंडिया में एक बॉडी बनाई इस एक्ट ने, जिसका नाम था इंडिया काउंसिल। ये बॉडी लंदन में बैठेगी एंड इट वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ 15 मेंबर्स, इसमें 15 मेंबर होंगे। और इस बॉडी के हेड कौन होंगे, एक हेड होंगे जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फाइन, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाए जाएंगे जो कि एक ब्रिटिश एमपी है, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्शन जीत के एक एमपी बने हैं। और इंडिया उसके लिए एक पोर्टफोलियो है, एक मिनिस्ट्री है। तो इंग्लैंड में हम आज इंडिया में बोलते हैं मिनिस्टर, वहां बोलते हैं सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया, एक मिनिस्टर लगा दिया जो ब्रिटिश एमपी है, जिसके साथ एक 15 मेंबर की बॉडी इंडिया काउंसिल जिसका ये हेड है। ये पूरी बॉडी जिसकी हेडेड बाय ब्रिटिश एमपी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इंडिया को चलाएगी, इंडिया का शासन करेगी। इनके नीचे कौन बैठा हुआ है, इसके साथ इंडिया में बैठा हुआ है गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल। काउंसिल के दो पार्ट हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो गवर्नर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये दोनों मिलकर शासन चलाएंगे। ये लंदन में बैठा हुआ है इंग्लैंड में, ये इंडिया में दिल्ली में बैठा हुआ, उस समय राजधानी कलकत्ता थी तो कलकत्ता वो लिखेंगे, कलकत्ता में बैठा हुआ है। फाइन, ये इसको रिस्पॉन्सिबल है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है उस वहां पे, और ब्रिटिश सरकार को भी अकाउंटेबल है। ये सिस्टम बन गया। तब से लेके 1858 से 1947 तक, 1848 से 58 से सॉरी 1947 तक इंडिया काउंसिल ही इंडिया को चलाती रही। बस इसकी कभी मेंबर बढ़ाते, कभी कम कर दे, कभी कुछ पापड़ दे दी, कभी ले दी, अलग अलग गेट से चलता रहा। जब इंडिया आजाद हुआ तब भी इंडिया काउंसिल ही हमें रूल कर रही थी। जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम आया था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, वो फाइनली अबॉलिश कर दिया गया। और अब इंडिया डायरेक्ट ब्राउन क्राउन के नीचे था, मैंने बता ही दिया। इस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी जो नीतियां इंडिया बनी थी, यानी जो लैप्स का सिद्धांत था वो भी अबॉलिश कर दिया था। और
प्रण किया था, एक प्लेज किया था कि मीडिया के साथ हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस, यानी पब्लिक जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, कास्ट के नाम पे वगैरह वगैरह, और हम उनको बराबर मानेंगे। और इस एक्ट ने एक खास चीज जो मैं अभी छोड़ गया हूं वो है, गवर्नर जनरल को एडिशनल टाइटल दिया था, डेट इज वाइसराय, कि अब गवर्नर को वाइसराय भी बोलेंगे, यानी गवर्नर जनरल को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी। अब वो वाइसराय बन गया था, गवर्नर जनरल वाइसराय भी बन गया, एडिशनल टाइटल था ये, मतलब गवर्नर जनरल जो 11 ब्रिटिश स्टेट्स बन गई थी, जब वो उनसे डील करेगा तो गवर्नर जनरल है। यहाँ पे कोई भी किंग नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है। जैसे पंजाब, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार सेंट्रल प्रोविंस, उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह वगैरह। लेकिन वाइसरॉय कहाँ जाएगा, वाइसरॉय इसको कहा जाएगा जब ये नेटिव स्टेट से, राजे महाराजों से डील करेगा, नेटिव स्टेट से, यानी अब वो ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। ही वुड बी कॉल्ड गवर्नर जनरल व्हेन ही वुड बी डीलिंग विद ब्रिटिश स्टेट्स वेयर British government was directly ruling. However, he was called viceroy when he was, going to deal with native states or princely states or kings and राजे महाराजे, जो रियासतें थी, राजे मरवाड़े थे, उनके साथ जब डील करेगा। क्योंकि 1857 1857 के रिवोल्ट में बहुत सारे राजे महाराजों ने अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट काम किया था, रिवोल्ट में पार्ट लिया था। तो इससे अंग्रेजी सरकार डर गई थी कि राजे महाराजों को खुश रखना चाहिए, अगर ये सारे इकट्ठे हो गए कल को तो हम तो एक दिन भी नहीं यहाँ टिक सकते। तो उनको ये सिंबलाइज किया था वाइसराय बन के कि हम आपके बराबर के इक्वल पार्टनर हैं, हम आपके बॉस नहीं हैं, हम तो आपके साथ मिल के काम करेंगे, हम मिल के इंडिया का शासन चलाएंगे, आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में पार्टनर हो, ना कि हम आपके बॉस हैं। लेकिन जहां पे राजे महाराजे इन्होंने खत्म कर दिए थे ऑलरेडी, इनका डायरेक्ट रूल था, वहां पे ये बॉस वाली फीलिंग दे सकता है, यानी वो गवर्नर जनरल रहेगा। ये इसका टेक्निकल मीनिंग है। इस तरह से वाइसराय आ गया, तो हम बोलते हैं जो कैनिंग है, ही वाज फर्स्ट वाइसराय, कैनिंग वाज फर्स्ट वाइसराय, कैनिंग को हम फर्स्ट वाइसराय बोलते हैं। उसके बाद ज्यादातर गवर्नर जनरल वर्ड बहुत कम यूज करते थे, वाइसराय ही यूज करते थे, हालांकि दोनों यूज हो सकते हैं। तो कैनिंग ने वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल का आखिरी था ये गवर्नर जनरल, उसके बाद कंपनी खत्म होगी। ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ क्राउन रूल, क्राउन रूल का, यानी जब डायरेक्ट शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में गया, तो उस समय का पहला गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय भी था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हमने ये 1858 का एक्ट डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर सकता हूँ, या आप ये यूट्यूब पे वीडियो भी चला जाता है ये, वहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हो।